दोस्तों आज का क्लास मिस मत करिएगा। सीटेट के एग्जाम में आज के सेशन से कुछ प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्नों को कराऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे देखिए अभिकथन दिया हुआ है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश की आंदोलन की अगुवाई की। तो अभिकथन जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। अब कारण इसका देख लेते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। देखिए दोस्तों, ये दोनों बातें सही हैं, जो अभिकथन दिया हुआ है और उसका जो कारण दिया हुआ है ये दोनों सही है। तो पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो चलिए इस प्रश्न के आधारित और भी प्रश्न देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न पूछे, और भी प्रश्न पूछ सकता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म एक महार परिवार में हुआ था। 1927 में ये आंदोलन को शुरू किया गया था अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, मंदिर प्रवेश आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1927 में, और उनके साथ जो उनके महार जाति के लोग थे वो भाग लिए हुए थे। जब दलितों ने मंदिर की टंकी से पानी का इस्तेमाल किया तो ब्राह्मण पुजारी जो थे इससे काफ़ी नाराज हो गए। और यहाँ पे एक प्रश्न आपको मिल सकता है कि अम्बेडकर ने कितने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 1927 और 1935 के बीच में उन्होंने 3 आंदोलनों का नेतृत्व किया था। तो इस तरह से इसमें 1-2 प्रश्न और ऐड हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सही जितने भी क्वेश्चन आज के हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछ रहे हैं, वो किसने की थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसकी स्थापना किसने की थी। पहला है ज्योतिराव फुले, हरिदास, B.R. अम्बेडकर ने और घासीदास ने। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिराव फुले ने की थी, तो ये हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जो ज्योतिराव फुले थे वो पश्चिम भारत में सामाजिक सुधार का नेतृत्व संभाले हुए थे। उन्होंने अस्पृश्यता और निम्न जातियों की दयनीय जो स्थिति थी उसके खिलाफ अभियान चलाए हुए थे। इन्होंने 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी कि कब, 1873 में। ये भी लाइन आपको पूछा जा सकता है। इनके संगठन का मुख्य कार्य क्या था, तो उत्पीड़ित वर्ग जो था उनका उत्थान करना था। 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये काफ़ी है। गुलामगिरी पुस्तक यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसने लिखी हुई थी। तो 1873 में ज्योतिराव फुले ने लिखी हुई थी, जिसका अर्थ होता है गुलामी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो ये सभी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य। पहला देख लेते हैं, विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में कानून पारित हुआ। जी नहीं, 1756 में नहीं हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए यानी उसका उपयोग करते हुए बताया था कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और देख लेते हैं, विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। जी नहीं, बढ़ोतरी नहीं हुई। जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया, नहीं स्वीकारा गया, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और रूढ़िवादी तबके ने इसकी प्रशंसा की थी, प्रशंसा नहीं की थी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि केवल ये जो बी नंबर है यही सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती। चलिए इसमें और देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अभी जो हम लोग बात किए हुए हैं कि विधवाएं विवाह कर सकती है यानी पुनर्विवाह कर सकती हैं, उनके सुझाव को ब्रिटिश अधिकारी ने स्वीकार कर लिया। और 1856, यहाँ क्या था, 1756 में दिया हुआ था, जो बात गलत है। कितना हुआ था, 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति मिल गई और कानून पारित किया गया। जो लोग विधवाओं के पुनर्विवाह के खिलाफ थे उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया और उनका बहिष्कार भी किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने के बाद वास्तव में पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं की संख्या काफ़ी कम रही। वहाँ पे क्वेश्चन भी दिया था काफ़ी बढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, काफ़ी कम रही। ये बात सही है, उतना नहीं बढ़ पाया था। जिन महिलाओं ने
शादी की उन्हें समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे कितना, ये एनसीईआरटी का लाइन है, पूरा लाइन दे दिया गया यहाँ पे। रूढ़िवादी समूह ने नए कानून का विरोध करना जारी रखा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ये सभी एनसीईआरटी के लाइन्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट उसको आप लोग रख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग कमेंट बताइए कि स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की थी। ईवी रामास्वामी, इनको पेरियार भी कहा जाता है, श्री नारायण गुरु, BR अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग बताइए कमेंट में। तो देखिए स्वाभिमान आंदोलन जो है इसकी स्थापना ईवी रामास्वामी यानी पेरियार भी इनको कहा जाता है, इन्होंने की थी। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर, उन्हें पेरियार भी कहा जाता है, इन्होंने संस्कृत शास्त्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ था। प्रारंभ में वे कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं, लेकिन राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक दावत में जब उनको इनवाइट किया जाता है तो बैठने की व्यवस्था जब वहाँ पर वो देखते हैं तो उसके भेदभाव को देखते हुए क्या होता है, बाद में वे कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की थी, जो क्वेश्चन पूछा हुआ था। उन्होंने तर्क दिया कि अछूत एक मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के सच्चे समर्थक थे। वे जो तमिल और द्रविड़ संस्कृति है उसी को वे सच्चे समर्थक मानते हैं, जिसे ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया हुआ था। पेरियार हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक थे। एनसीईआरटी का पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे मैं VVI लगा देता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। पेरियार हिंदू धर्म ग्रंथों के मुखर आलोचक थे, ये आपको स्टेटमेंट में दे सकता है। विशेष रूप से मनु संहिता, प्राचीन कानूनविद और भगवत गीता, रामायण, इस जो प्राचीन ग्रंथ है, हमारे धर्म ग्रंथ है, इसके आलोचक थे। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में दे सकता है, ये इसको आप लोग कहीं नोट्स बनाकर रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से काश्तकार की चाबुक पुस्तक किसने लिखी? VVI क्वेश्चन एनसीईआरटी का। केशव चंद्र, आप लोग कमेंट में बताइए। केशव चंद्र सेन, हेनरी डेरोजियो, पंडित रमाबाई और ज्योतिराव फुले। काश्तकार की चाबुक। चलिए आप लोग बताइए कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, निम्न जाति में हुआ था, ठीक है। और जहाँ इनका जन्म हुआ था वह समाज ब्राह्मणवादी था, यानी ब्राह्मणों का वर्चस्व वहाँ पर था। इन्होंने 1873 में पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अभी हम लोग इसका कुछ पहले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए ये प्रश्न। फूले के संगठन का मुख्य कार्य क्या था? जो उत्पीड़ित वर्ग थे उनका उत्थान करने के लिए ये लोग अपना संस्था चला रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ पुणे और उसके आसपास लड़कियों की शिक्षा का काफ़ी समर्थन किए हुए थे। और 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी जिसका अर्थ है गुलामी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं एनसीईआरटी के लाइन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं VVI इसको भी लगाया था क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न लिया हूँ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 1829 में जो प्रतिबंधित करवाए थे कौन थे वो, तो आप लोग कमेंट में बताइए। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती। कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए यहाँ मैं बताता हूँ, ये हो गया राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1829 में क्या हुआ था, सती प्रथा प्रतिबंध लगाने पर काफ़ी योगदान दिया हुआ था 1829 में, ठीक है। राजा राम मोहन राय बंगाल के हिंदू समाज में जो प्रचलित कई सामाजिक बुराइयों पर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उनका विरोध किया हुआ था, जिसमें एक सती प्रथा भी उनमें प्रमुख था। राजा राम मोहन राय सती के खिलाफ एक मुखर प्रचारक थे। इन्होंने तर्क दिया कि वेदों और अन्य प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों ने सती प्रथा को मंजूरी नहीं दी थी। इन्होंने ग्रंथों का भी हवाला दिया कि ग्रंथों में सती प्रथा को मंजूरी नहीं दी गई है। इन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी, देखिए ये जो है संवाद कौमुदी किसने लिखी, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। मैं इसके निषेध की वकालत करते हुए कई लिखे हुए थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन से इस प्रथा प्रतिबंध लगाने पर काफ़ी जोर दिया हुआ था। और उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 में भारत के गवर्नर जनरल जब बनते हैं तो उन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह
कन्या भ्रूण हत्या जैसी कई प्रचलित सामाजिक बुराइयों को दबाने में राजा राम मोहन राय की काफ़ी मदद की थी। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसको स्टेटमेंट में आपको पूछा जा सकता है। लॉर्ड बेंटिंक ने पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून तो पारित कर दिया और इस अधिनियम के द्वारा अदालतों द्वारा अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। से आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की? ज्योतिराव फुले जाति असमानता की आलोचना तो करते हैं, लेकिन किसके द्वारा की? तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। पहला है, जाति व्यवस्था के खंडन तो धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उसको उद्धृत करना। ये नहीं है, ये नहीं है। यह तर्क देना कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। हाँ, ये बात तो सही है। सभी मनुष्यों की विज्ञान आधारित जैविक समानता के दावों को मानकर। ये नहीं है। पूर्व सदियों में भक्ति और सूफी आंदोलन से प्रभावित। ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मेन पॉइंट देख लेते हैं। फुले के अनुसार आर्य क्या थे? विदेशी थे। और भूमि के वास्तविक मूल निवासी कौन थे? यहाँ पे जो पहले से रह रहे थे। और जब आर्य आते हैं तो क्या होता है, इसमें बसे हुए पहले जो लोग थे, यहाँ पे निवासी थे, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें अपने नियंत्रण में लेते हैं और उसके बाद जाति प्रथा को लागू करते हैं। फुले ने तर्क दिया कि आर्यों ने अपना प्रभुत्व यहाँ पे स्थापित कर लेते हैं और जो भी पराजित लोग थे निम्न जाति के लोगों के रूप में उन्हें देखना शुरू कर देते हैं, उन्हें निम्न जाति के लोग मानना शुरू कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि निगेटिव पॉजिटिव कौन सा प्रश्न पूछा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे अगर नहीं रहता पूरी क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाता। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर करिए। पहला ऑप्शन है, राममोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने के लिए बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य पुस्तक थी उसका अनुवाद किया हुआ था। जी, ये तो सही बात है। सिंह सभा के नेताओं ने केवल धार्मिक शिक्षण बल दिया है। ये नहीं होगा। पेरियार ने सभी धर्मों के आदर्शों को एक साथ लाने और आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर। जी नहीं। परमहंस मंडली के बहुत से सदस्य चर्मकार थे, परमहंस मंडली के नहीं थे। ये भी नहीं होगा। तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय एक पाठ्य पुस्तक थी उसका अनुवाद किया हुआ था। ये स्टेटमेंट ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस पर कुछ और बातें जान लेते हैं। इन पुराने बौद्ध ग्रंथ था उसका अनुवाद किया था जो जाति का आलोचना करता था। राममोहन राय एक भारतीय सुधारक थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना यहाँ पर किए हुए थे। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग किया गया था? बंदगा शब्द क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर करिए। वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए। पहला है कुलीनों के लिए, गवर्नरों के लिए, गुलामों के लिए, अभिजातों के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुलामों के लिए, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग और देख लेते हैं। बंदगा शब्द जो होता है इसका प्रयोग कब होता था? तो मध्यकाल में दासों के लिए किया जाता था। ठीक है, बंदगा जो थे वो एक विशेष प्रकार के गुलाम थे जिन्हें विशेष रूप से इल्तुतमिश द्वारा सैन्य सेवाओं के लिए खरीदा गया था। उन्हें राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों में रख रखाव के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वे पूर्णतः सुल्तान पर निर्भर थे, यानी जो गुलाम जो थे, बंदगा जो थे, वो सुल्तान पर निर्भर थे और सुल्तान उन पर पूर्णतः भरोसा कर सकते थे। ये एक दूसरे को भरोसा कर सकते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बंदगा का शुरू मध्यकाल में दासों के लिए किया जाता था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? इनाम गांव, हल्लूर, भीमबेटका, वुरजौन। कमेंट में आप लोग आंसर करिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका। चलिए इस पर थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में हड़प्पा के बाद पुरातत्विक स्थल है ये इनाम गांव। इनाम गांव में जब व्यक्तियों की मृत्यु होती थी तो उनके सर को उत्तर की ओर करके और शव को सीधा करके दफनाया जाता था। ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आई है। इनाम गांव स्थल से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा और तिल के अवशेष मिले हैं। हल्लूर की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह नौपाषाण स्थल है। भीमबेटका की बात कर लेते हैं।
भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुआ था? 1957-58 में हुआ था। किसने की थी? एक प्रख्यात पुरातत्वविद थे वी.एस. वांगेकर ने किया हुआ था। वी.एस. वांगेकर मतलब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांगेकर। ठीक है। बुरझोम एक नवबसार स्थल है ये, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलिए आखिरी प्रश्न था, तो कमेंट में आप लोग बताइए कि यह प्रश्न कैसा लगा। अगर आज का क्लास आप लोग मिस कर देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह से और भी प्रश्न मैं लाऊंगा जो एनसीईआरटी का लाइन भी उसमें इंक्लूड रहेगा, जिससे एक प्रश्न के साथ में बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे।